मैं आकांक्षा सक्सेना आज पॉलिटी की क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी में ताज शासन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें हमने कंपनी का शासन कंप्लीट कर लिया है, उसको अच्छे से समझ लिया है। आज हम ताज शासन कंप्लीट करेंगे 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ने से पहले 1857 का सिपाही विद्रोह 2 मिनट में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। 1857 का सिपाही विद्रोह क्यों आया था, क्यों जनता में इतना आक्रोश बढ़ गया कि उसे विद्रोह करना पड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और भी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी। भारत एक ऐसा देश है जहां पे सभी चीज़ें बहुल्य मात्रा में मिलती हैं। कपास की खेती भारत में सर्वाधिक होती थी, खाद्य फसलें भारत में थी, औषधि भारत में मिलती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी। इसलिए कंपनियां भारत में आ रही थी और व्यापार कर रही थी, और व्यापार चल भी रहा था। और जब धीरे धीरे ये व्यापार चलता रहा और भारतीयों को भी उन कंपनियों में शामिल किया गया, तब भारतीयों को इन सभी चीज़ों की जानकारी हुई कि जो कंपनी में चर्बी युक्त कारतूस बनते हैं, वो चर्बी युक्त कारतूस में किसकी चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। जब भारतीय उस कंपनी में घुसने लगे या एंटर करने लगे तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी हुई कि जो चर्बी युक्त कारतूस बनते हैं ये गाय और सुअर के मांस से बनते हैं। अब जब ये जानकारी भारतीयों को लगी तो दो धर्म ऐसे थे जिन्होंने इसका पूर्णतः विरोध किया। एक तो हिंदू धर्म जो गौ को गौ माता मानता है, और एक मुस्लिम धर्म जिन्होंने सीधे तौर पर इस व्यापार का विरोध किया। धीरे धीरे ये जो आक्रोश था ये बढ़ने लगा, और ये सिर्फ एक कारण नहीं था, किसानों के साथ भरपूर उत्पीड़न हो रहा था। जो स्थानीय सरकारें थी, जो राजा थे उस समय, उनके ऊपर अधिक कर का दबाव डाला जा रहा था। अब राजा कर कहाँ से चुकाएगा? वो कर चुकाने के लिए जनता पे दबाव डालेगा, और जब जनता पे दबाव डाला जाता था तो जितना दबाव जनता पे पड़ता था उतना ही आक्रोश जनता का बढ़ने लग जाता था। तो राजा और वहाँ की संपूर्ण जनता और ये जो धर्म अलग अलग थे, हिंदू और मुस्लिम धर्म, ये सब एक साथ होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो गए। इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। हालांकि ये जो विद्रोह है 1857 का, ये असफल विद्रोह है, लेकिन इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसलिए सिपाही विद्रोह हुआ था। इसका कोई एक कारण नहीं था, इसके बहुत सारे कारण थे जो ये विद्रोह हुआ था। लेकिन जैसे ही युद्ध शांत हुआ, जैसे ही ये विद्रोह शांत हुआ, वैसे ही भारतीय जो जनता थी उसमें बहुत समझ आ गई, और उससे 10 गुना ज़्यादा समझ ब्रिटिश गवर्नमेंट में आ गई। और उसके ही अगले साल ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 का भारत शासन अधिनियम ले आई। अब इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह समाप्त हो गई थी, और जो गवर्नर जनरल का पद था, भारत के जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका जो पद था, उस पद का सिर्फ पद नाम बदला गया था, उसे भारत का वायसराय कर दिया गया था। लेकिन जैसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और उसका पद नाम बदल के वायसराय किया गया, तो भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। अब क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जो गवर्नर, क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां थी वो सीधे ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी। महारानी विक्टोरिया का उस समय शासन शुरू हो गया। भारत का जो शासन था वो महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। ठीक है, भारत के गवर्नर का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। कंपनी के शासन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों ही काम कर रहे थे, लेकिन 1858 में कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपने मंत्रिमंडल से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने मंत्रिमंडल से एक सदस्य को भारत भेजा और उसे भारत का राज्य सचिव बना दिया। अब वो कहाँ से आया था भारत का राज्य सचिव? ब्रिटेन से आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे भेजा था अपने मंत्रिमंडल से, तो वो किसके अधीन रहेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहेगा। लेकिन वो काम कहाँ कर रहा था? भारत में कर रहा था। अब जो राज्य सचिव बनाया गया था वो खुद तो हर एक डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं करेगा, तो एक टीम बनाई गई उस राज्य सचिव की मदद करने के लिए। तो राज्य सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। राज्य सचिव के लिए सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। भारत के जो वायसराय थे ये ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर थे। कहने का मतलब ये है कि ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये है भारत, और ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारत के बीच में एक कड़ी थी जिसे हमने कहा वायसराय। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एक स्वरूप जो भारत में बैठा था और भारत को कंट्रोल कर रहा था, और ये सारी जानकारी कहाँ पहुंचा रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो फटाफट इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 1858 में पहली चीज क्या हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। उसकी जो गवर्नर संबंधी शक्तियां थी, क्षेत्र संबंधी और राजस्व संबंधी शक्तियां थी, ये सीधे ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई थी। और ब्रिटिश राजशाही ने क्या किया? गवर्नर का पदनाम बदला और उसको गवर्नर से भारत का वायसराय बना दिया। राजस्व संबंधी और व्यापार संबंधी शक्तियां उन्होंने किसको दे दी? राज्य सचिव को, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल से आया था। ये वही चीज है जो अभी समझाया है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया और उसका कार्यभार कौन संभाल रहा था? जो राज्य सचिव था। उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। एक 15 मेंबर की टीम बनाई गई जो राज्य सचिव की सहायता करेगी। भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय थी। इसका जो कंट्रोल था, सचिव की परिषद का जो कंट्रोल था, ये लंदन से चल रहा था, और ये लंदन और भारत दोनों में ही मुकदमा कर सकती थी, जो 15 सदस्यीय परिषद थी, और इसके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता था भारत और लंदन दोनों में। तो 1858 में ये सभी चीजें हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1861 की। 1861 में क्या क्या हुआ है? अब हम बात करते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि भारत के अंदर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। अब जब हम भारत के अंदर जब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी जाएगी तो उसके लिए हमें सदस्य भी तो चाहिए होंगे जो उस व्यवस्था की देखरेख करेंगे। कुछ मंत्री भी तो चाहिए होंगे ना। तो अब हम वो सब देख लेते हैं इसमें। जैसे भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। अब क्या हुआ था कि कार्यकारी परिषद जो थी पहले, उसमें 4 सदस्य थे, 4 मेंबर्स थे। उनकी संख्या बढ़ा दी गई और उन्हें 5 कर दिया गया, जिनमें से 3 को तो प्रशासनिक संबंधी अनुभव होना चाहिए था 10 साल का, और 2 में से 1 को विधि संबंधी अनुभव होना चाहिए था 5 साल का। तो ये इसमें चेंजेस आए। तीसरा चेंज क्या आया था कि इसमें जो वायसराय की विधान परिषद थी
उसमें न्यूनतम 6 विधान परिषद विधान परिषद किसकी थी? वायसराय की। ठीक है, वायसराय की जो विधान परिषद थी उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था। और वायसराय ने 3 भारतीयों को मनोनीत भी किया था, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। ठीक है, उसके बाद वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्राप्त थी। जो वायसराय थे उनको विधानसभा में, अभी किसकी बात हुई थी? अभी विधान परिषद की बात हुई थी, अब विधानसभा की बात हो रही है। विधानसभा में भी वायसराय को ये शक्ति थी कि वो भारतीयों के नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। विधानसभा को कौन कंट्रोल कर रहा था? राज्य सचिव। विधान परिषद को कौन कंट्रोल कर रहा था? वायसराय। वायसराय ने समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। जो वायसराय थे वो अभी के राष्ट्रपति आप मान लीजिए, उस समय के जो वायसराय थे भारत के वायसराय, उन्हें आप अभी के राष्ट्रपति मान लीजिए। जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने की परमिशन है, जैसे उन पे ये अधिकार है कि वो अध्यादेश लागू कर सकते हैं। कब? ये उनकी क्या है? विशेष अधिकार। ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में वो अध्यादेश ला सकते हैं, उसे जारी कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अब 1861 में ही विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई। जो मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसियां हैं, अभी तक वो किसके कंट्रोल में थी? बंगाल के गवर्नर जनरल की। बंगाल के गवर्नर जनरल 2 भागों में बटे थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के पास शक्तियां थी, बंगाल की शक्तियां और मद्रास की शक्तियां और अन्य प्रेसिडेंसियों को। इन तीनों को ही, बंगाल की प्रेसिडेंसी, मद्रास की प्रेसिडेंसी और अन्य प्रेसिडेंसियों को ये कंट्रोल कर रहे थे। कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। अब भारत के जो वायसराय हैं वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं? विधान परिषद। ठीक है, भारत के वायसराय कंट्रोल कर रहे हैं विधान परिषद। अब इसको फटाफट देख लेते हैं। तो 1861 में क्या हुआ था? भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। अब भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, भारत में मंत्रिमंडल बना था। अब क्या हुआ था? कार्यकारी परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। सदस्य 5 जो थे उनमें से 3 को प्रशासनिक सेवा का 10 साल का अनुभव, 2 में से 1 को विधि संबंधी 5 साल का अनुभव होना था। जो वायसराय थे वो विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते, जिसमें से कम आधों को गैर सरकारी होना अनिवार्य था। अब जो कम से कम आधों को गैर सरकारी होना अनिवार्य था। जो गैर सरकारी थे, अब वो गैर सरकारी हर चीज में तो उनकी पावर सरकारी की तुलना में एक बराबर नहीं होगी ना। तो जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको सिर्फ विधि निर्माण तक की ही शक्ति सीमित, उनकी जो शक्तियां थी वो सिर्फ विधि निर्माण तक ही सीमित थी। किनकी? गैर सरकारी जो सदस्य थे विधान परिषद। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्राप्त थी। वायसराय ने समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था और विकेंद्रीकरण की नींव भी कब रखी गई थी? 1861 में। अब ये पूरा फ्रेम तैयार हो गया, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम दूसरी तरीके से समझ लेते हैं। ये हमारी हो गई ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ये सबसे ऊपर बैठी हुई है ब्रिटिश सरकार। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 2 लोगों को अपनी शक्तियां सौंपी हुई हैं
जो भारत में बैठकर भारत को कंट्रोल कर रहे हैं और भारत की सारी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। वो दो लोग कौन है? एक तो वायसराय, एक है वायसराय और दूसरे कौन है? वायसराय के कंट्रोल में कौन है? राज्य सचिव। और एक है राज्य सचिव। राज्य सचिव का पद वायसराय से नीचा इसलिए क्यों बनाया है? क्योंकि ये इनके अधीन है, ठीक है, ये भी इनके अंडर काम कर रहे हैं। अब ये दोनों किस पे कंट्रोल कर रहे हैं? तो वो कौन है? जनता, ठीक है। सूचना कहाँ पहुंच रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच रही है। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब जो वायसराय हैं वो किसे कंट्रोल कर रहे हैं? विधान परिषद, ठीक है। जो राज्य सचिव हैं ये किसे कंट्रोल कर रहे हैं? विधान सभा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने अपने दो महत्वपूर्ण लोगों को भारत में शक्तियां दी हुई हैं, एक वायसराय, एक राज्य सचिव। राज्य सचिव के पद पे जो बैठे हैं वो विधानसभा को कंट्रोल कर रहे हैं, वायसराय के पद पे बैठे विधान परिषद को कंट्रोल कर रहे हैं। विधान परिषद में ही ये कहा गया था कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको न्यूनतम मतलब मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 मनोनीत किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? मनोनीत किए जा सकते हैं, मनोनीत किए जा सकते हैं। अब उनमें से हाफ, अगर 6 मनोनीत किए हैं तो 6 में से 3, अगर 8 मनोनीत किए हैं तो 8 में से 4, अगर 10 मनोनीत किए हैं तो 10 में से 5, ऐसे ही 12 किए तो 12 में से 6 का क्या होना जरूरी है? गैर सरकारी होना जरूरी है, गैर सरकारी होना जरूरी है। जो राज्य सचिव है वो विधानसभा को कंट्रोल कर रहे हैं और वायसराय को ये पावर भी दी है कि वो विधानसभा में भी भारतीयों के नाम निर्दिष्ट कर सके। ये शक्ति वायसराय को मिली हुई है, ठीक है। तो इससे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में बैठी हुई है और वो यहाँ से वायसराय और राज्य सचिव के द्वारा कंट्रोल कर रही है। राज्य सचिव आए कहाँ से हैं? ब्रिटिश मंत्रिमंडल से, मंत्रिमंडल से। ये कहाँ से आए? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जिन्हें भारत में राज्य सचिव के पद पे बिठाया। तो इससे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें पहली चीज हम देख लेते हैं। इसमें मोटी मोटी 2 ही चीजें हैं कि एक तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई है, लेकिन इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का यूज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो निर्वाचन होता था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, मतलब उसको निर्वाचन ना कह के उसको मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। तो पहला पॉइंट है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई है और निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। मतलब ये नहीं बोला जाता था कि ये निर्वाचित सदस्य हैं, ये मनोनीत सदस्य बोले जाते थे। विधानमंडल के सदस्यों का अधिकार विस्तार हुआ था 2 क्षेत्रों में। पहला, ये बजट पर अपने विचार प्रकट कर सकते थे, बजट पर बहस नहीं कर सकते थे। एक तो होता है कि आप किसी मुद्दे पर अपने विचार रखें, आप विचार तक सीमित हैं, आप प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते, आप उस पे एक सीमा के अंदर रहकर ही
बहस कर सकते हैं, उस सीमा के बाहर आप बहस नहीं कर सकते। तो बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का इन्हें अधिकार था। ये अपने विचार प्रस्तुत कर सकते थे, प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। ये अधिकार इन्हें अभी नहीं मिला, ये अधिकार इन्हें आगे चल के मिलेगा। दूसरा, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन पूर्व सूचना देकर उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार था। अभी इन्हें इतनी पावर नहीं थी कि जब ये वहाँ पे बैठे हैं तो कोई सार्वजनिक मुद्दे पर बात हो रही है तो ये अपने विचार प्रकट कर सके उसी समय। नहीं, इन्हें इतनी पावर नहीं मिली थी। इनको 6 दिन पूर्व सूचना देते थे ये पहले, उसके बाद ये सार्वजनिक मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकते थे। इन्हें ऐसे अधिकार प्राप्त थे। तो ये कब की बात है? 1892 का भारत परिषद अधिनियम की। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 1919 का अधिनियम। अब हम बात करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ही इसे कहते हैं। इससे पहले जो हमने अधिनियम अभी पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि बजट के बारे में उसमें बात हो रही थी, लेकिन अब 1909 में बजट पर बहस करने का भी अधिकार मिल गया है, ठीक है, और प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार मिल गया है। तो इसमें क्या हुआ है, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें सरकारी सदस्यों की बहुलता, मतलब सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था कर दी गई है। किसमें? 1909 में। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है इसमें सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था कर दी गई है। और जो प्रांतीय विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई है। सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई है, ठीक है। केंद्र की जो विधान परिषद है उसमें सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था, और जो प्रांतीय विधान परिषद है उनमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई है। अब जो विधान परिषद है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया है और प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार मिला है। सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करना या उस पर प्रस्ताव पारित करना, ये सब अधिकार अब मिल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहा है, जाति, वर्ग और धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली आई है इसमें। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली कब आई है? जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर 1909 का जो अधिनियम है उसमें। इसमें ये कहा गया है कि जिस धर्म का व्यक्ति होगा वो उस धर्म के ही व्यक्ति को वोट देगा, ठीक है। तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये सारी इतनी चीजें ही हैं इसमें। अब इसके बाद हम देखेंगे 1919 का अधिनियम। अब हम लोग आ जाते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था 1919, देखो एक सिंपल सा तरीका है इसको थोड़ा सा याद रखने का। 1919 मतलब इक्वल है ना, मतलब 19 और 19। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है, ये एक ट्रिक है याद करने की, इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो द्विसदनीयता पे ही दिया गया है। हर चीज़ 2 भागों में बट रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई, पहला। इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई है जिसमें विधान परिषद और राज्य परिषद 2 है, ठीक है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद आया। अब केंद्र के और प्रांत के जो विषय थे उनकी पहचान की जा रही है और उन्हें अलग अलग किया जा रहा है। केंद्रीय विषय अलग और प्रांतीय विषयों को अलग किया जा रहा है। तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई
और उनको पृथक किया गया, इसमें भी सेपरेट किया गया, दो दो किया गया। अब प्रांतों में अभी क्या था, द्वैत शासन कहाँ आया था, केंद्र में। अब द्वैत शासन कहाँ आया है, प्रांतों में। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक, ये तीसरी जगह सेपरेशन हुआ है। अब प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। जो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित वो विषय होते हैं जिसमें दान दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्थानीय स्वायत्त शासन। ऐसे ही जो आरक्षित विषय हैं वो सारे कानूनी विषय हैं, जैसे भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र और कारखाने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 के यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को याद रखना कि आरक्षित में कौन से विषय हैं और हस्तांतरित में कौन से विषय हैं। चौथा, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, तो वो 1919 में। तो अभी तक हमने जो 4 पॉइंट पढ़े हैं, चारों ही पॉइंट में क्या हो रहा है, द्वैत शासन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। फिर फिफ्थ पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। अब जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, अब उसमें 6 सदस्य हो गए। जब हमने 1858 के टाइम पे पढ़ा था तो हमने देखा था कि कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे, 4 को बढ़ाकर 5 किया गया, जिसमें से 3 को प्रशासनिक संबंधी अनुभव 10 साल का होना था और 2 में से 1 को विधि संबंधी अनुभव 5 साल का होना था। लेकिन अब यहाँ पे 1919 में इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य कर दिए गए हैं और 6 में से 3 को भारतीय होना अनिवार्य किया गया है। 6th पॉइंट में देखें तो पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ है। 1909 में हमने देखा था कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू हुई है और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उनका चुनाव होना, मतलब मुस्लिम मतदाता, जो मुस्लिम मतदाता एक मुस्लिम को ही वोट देगा। अब यहाँ पे क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ है। अब सिर्फ मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव नहीं होगा, अब सभी के लिए, मुसलमानों के साथ सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इन सभी के लिए पृथक निर्वाचन होना था। कब, 1919 में। इसमें हम जिस भी एक चीज को देख रहे हैं, जिस भी हम पॉइंट को पढ़ रहे हैं, उन सभी में सेपरेशन ही हो रहा है। 1919 में संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान था। इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक शिक्षा, एक संपत्ति और एक कर के आधार पर लोग मतदान कर सकते थे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1919 के टाइम पे हर एक व्यक्ति मतदान में भाग नहीं ले सकता। यहाँ पे जो मतदान प्रणाली थी ये आंशिक रूप से, अभी आंशिक रूप था इसका, पूरी तरह हर एक व्यक्ति, पूरी जनता, भारत के सभी नागरिक मतदान नहीं कर सकते थे। मतदान कौन कर सकते थे, जो शिक्षित थे, जिनके पास संपत्ति ज़्यादा थी, जिनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा थी और जो टैक्स ज़्यादा देते थे। 3 लोग ही मतदान में भाग ले सकते थे, जो टैक्स ज़्यादा देते थे, जिनकी संपत्ति ज़्यादा थी और जो शिक्षित थे, बस। और लोग मतदान नहीं दे सकते थे, मतदान में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें ये कितने पॉइंट्स हैं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें अभी 2 पॉइंट्स और बचते हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं।
पहली चीज क्या हुई थी, केंद्रीय बजट और राज्य के बजट, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया 1919 का एज यूजुअल सेपरेशन। तो केंद्र का जो बजट था उसको राज्य के बजट से अलग किया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया गया। तो ये सभी चीजें 1919 का भारत शासन अधिनियम की हैं। अब हम लोग देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें क्या क्या चीजें आई हैं। डेफिनेटली इसमें जो भी चीजें अधूरी रह गई हैं वो हमें 1935 के अधिनियम में देखने को मिलेंगी। जैसे इसमें जो हमारा बजट है उसके बारे में भी हमें 1935 में देखने को मिलेगा। जो हमारी केंद्र राज्य की जो सूचियां हैं उसके बारे में हमें 1935 में देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ें इसमें अधूरी रह गई हैं वो हमें कहाँ मिलेंगी, 1935 में। अब हम आ जाते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में वो ही चीज़ें हैं जो हमारी 1919 के अधिनियम में अधूरी रह गई थी। तो इसमें क्या हुआ था, भारत में सर्वप्रथम पहली बार संघीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। लेकिन संघीय प्रशासन जो था ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था। उसका बड़ा कारण था कि जो देसी रियासतें थीं उन्होंने कभी भी इसमें शामिल नहीं हुई, क्योंकि संघ की दो इकाइयां थीं जो आपस में मिल जाती तो संघीय व्यवस्था की नींव रखी जाती। लेकिन एक थी भारतीय प्रांत और एक थी देसी रियासतें। भारतीय प्रांत तो शामिल होने को तैयार हो गए थे, लेकिन जो देसी रियासतें थीं वो कभी भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं हुई थी, और इसीलिए संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। दूसरा पॉइंट है, जो राज्य है उसमें द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। राज्य में द्वैध शासन समाप्त हुआ और केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है, हालांकि अच्छा दूसरा देखते हैं, राज्य में द्वैध शासन समाप्त हुआ और केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया था। अब 1919 में संघ जो सूचियां थी उनको दो भागों में बांटा गया था, केंद्र की सूची और राज्य की सूची, है ना। अब यहाँ पे सूचियों को बांट दिया गया है और तीन भागों में बांट दिया गया, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा हो गया। अब अलग से निर्वाचन व्यवस्था लाई गई। 1919 में जो निर्वाचन व्यवस्था, जो मतदान व्यवस्था थी वो कैसी थी, शिक्षा के आधार पर, कर के आधार पर और संपत्ति के आधार पर। वही मतदान कर सकते थे जो शिक्षित हैं या जो टैक्स ज्यादा देते हैं या जिनकी संपत्ति ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अलग से निर्वाचन व्यवस्था लाई गई और करीबन इसमें 10% जनसंख्या बढ़ गई थी। तो यहाँ पे इसीलिए है मताधिकार का विस्तार हुआ लगभग 10%। मतलब जो जनसंख्या थी वो 10% करीबन बढ़ गई थी जब इन्हें भी शामिल कर लिया गया था। किन्हें? दलित जातियों को शामिल कर लिया गया था, मजदूर वर्ग को शामिल कर लिया गया था और महिलाओं को शामिल कर लिया गया था। अब भारत सचिव की परिषद को समाप्त किया गया। भारत सचिव की परिषद कब गठित हुई थी? 1858। यहाँ पे लिख देते हैं ये कब गठित हुई थी, 1858 के अधिनियम में। 1858 के अधिनियम में जब ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भारत आया था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत भेजा था और जिससे क्या बनाया था, राज्य सचिव बनाया था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो ये वही राज्य सचिव है जिसे अब सचिव की जो परिषद थी उसे समाप्त कर दिया गया था। कब? 1935 में। ठीक है, मताधिकार का विस्तार हुआ था, अभी बताया था। अब स्थापना किस किस चीज की हुई है, तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की, और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है और आरबीआई की स्थापना हुई है। तो ये सभी पॉइंट्स हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलते हैं। तो आज हमने
ताज का शासन जो हमारा 1858 से लेके 1935 तक है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे हमारा पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।